I am not very comfortable, not fluent in Hindi. I was requested by the organizers to present in Hindi. I will try my best, but interspersed with English, which I understand most of you will understand. So I'm very sorry. I apologize for not being able to communicate in your language, Nepalese, which is the original native language of the country, and Hindi is definitely not this language of this country. But I repeat, I apologize for not being able to communicate with you in Nepalese, which is a beautiful original language of the land. Can I please stop this? Although Hindi is understood, but I understand this is not the real language of the native language of the land. So I will try to intersperse some Hindi along with English for the benefit of farmers who are here. I would like to know who are the farmers in this audience. Can you please raise your hand? आप तो हाथ उठाइए, कौन-कौन खेती कर रहे हैं? किसान आपके? आपका खुद जमीन में आप खेती कर रहे हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैं कोशिश करेंगे आपको खेती के बारे में ही कर रहा हूँ कहेंगे। तो इसके साथ एग्रीकल्चर छोड़ के भी इसके अलावा जो टोटल बायोडाइवर्सिटी है उसके साथ हमारे इंसानों के साथ कैसे संस्कृति का परंपरा और संस्कृति का जो जुड़े हुए संलग्न है उसके बारे में बात करेंगे। किसानों की बात है, सारे इंसानों की बात है, सारे संस्कृति का बात है। यही हमारा इनकार है यहाँ। इतिहास में देख रहे हैं कि हमारा ह्यूमन स्पीसीज होमो सेपियंस सपियंस उसका फर्स्ट फॉसिल मिले थे 57,000 इयर्स अगो। इसका मतलब यह है कि 57,000 इयर्स अगो हमारा ह्यूमन स्पीसीज प्रजाति को उद्भव हुआ था। उसके पहले होमो सेपियंस नियांडरथालेंसिस होमो सेपियंस और होमो का 3 जेनरा भी पता चला, लेकिन होमो सैपियंस सैपियंस जो हमारा सबका जो प्रजाति है उसका उद्भव हुआ था 57,000 इयर्स अगो। तो 10 से 8,000 साल पहले तो सारे तो पहले से शिकार करते थे। जंगल से बहुत सारे खिलाने के लिए बहुत सारे पेड़ों पौधों फल छत्तू ये सब कलेक्ट कर रहे थे। उसके बाद 10,000 से 8,000 साल पहले, आज से 10,000 साल पहले नोमैडिक पैस्टोरलिज्म, उनको गाय भेड़े घोड़े वो सब चारण करने लगे। उसके बाद 10,000 साल लगभग शिफ्टिंग कल्टीवेशन एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, इसका मतलब है कि पेड़ों पौधों का आज जो भी सारा दुनिया में इंसानों ने जो भी खा रहे हैं, धान गेहूं बैगन भिंडी जितने सारे खेती कर रहे हैं आज सारी दुनिया में, उसका सृष्टि किया था इंसानों ने 10,000 साल पहले। उसी टाइम को एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कहा जाए। उसके पहले कोई भी एग्रीकल्चर नहीं थे, क्योंकि उसके पहले कोई भी जो खेती बनाने के लिए जो पेड़ों पौधों होते हैं, गाय बकरी सुअर घोड़े भेड़े कुछ भी नहीं था। उस सारे को जन्म दिया था इंसानों ने। वो खुदा अल्लाह भी जन्म नहीं दिया, सृष्टि नहीं किया, नेचुरल सिलेक्शन से भी नहीं हुई। जो पद्धति में हो गया उसका नाम चार्ल्स डार्विन ने दिया था आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन उन्होंने बहुत बड़े किताब लिखे थे नेचुरल सिलेक्शन का 3rd एडिशन के पहले। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय मींस ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इंसानों के हाथों से उसका सृष्टि किया था, इंसानों ने सृष्टि किया था। कुत्ते जो है उसका जो
जन्म हुआ था 17,000 ईयर्स अगो। उसके पहले कुत्ता कोई जो प्रजाति है कैनिस फैमिलियरिस वो नहीं थी। कैनिस लुपुस वुल्फ कहते हैं। वुल्फ को आप नेपाली में क्या कहते हैं? अच्छा, वो नहीं, वो थे, लेकिन कुत्ता नहीं थी। उसी को बच्चों को पालते पालते 17,000 साल पहले कुत्ता स्पीसीज कैनिस फैमिलियरिस नया स्पीसीज उद्भव हुआ था। कैनिस लुपुस से कैनिस फैमिलियरिस 17,000 साल पहले दुनिया में इधर भी जंगल में वो नहीं थे। आज भी कोई जंगली कुत्ता नहीं, कोई जंगल में कुत्ता नहीं। सारे दुनिया का जितने वैराइटीज का ब्रीड्स का कुत्ते हैं सब इंसानों के पास है। जहां गांव है, घर है, वहां ही। ऐसे ही वो धान हो, गेहूं हो, बैगन हो, क्या बैगन जंगल में मिलती है? भिंडी जंगल में मिलती है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारे स्पीसीज को जो खेती हुए जो जितने सारे पेड़ों पौधों हैं, जितने सारे जानवर है डोमेस्टिकेटेड, सारे ही बाद में 12,000 से 10,000 साल पहले। उसके बाद सेकंड कल्टीवेशन हुआ। उसके बाद तो 200 साल पहले इंडस्ट्रियल कॉल कारखाना, फैक्ट्री, ये सारे। तो ये है हमारा इतिहास। प्रकृति को उपयोग करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए जो इतिहास है ये, तो ये हमको बैकग्राउंड में याद रखना। लेकिन सबसे पहले जो हंटिंग गैदरिंग थे अभी तक भी चल रहे हैं। ये नहीं है कि 10,000 साल से वो खत्म हो चुकी। आज भी गांव वालों, किसानों ने मच्छी पकड़ते हैं ना। मच्छी तो डोमेस्टिकेटेड नहीं है, जाल से पकड़ते हैं, नदिया से, पोखरी से, वो भी हंटिंग गैदरिंग है। चिड़िया पकड़ते हैं, हंटिंग करते हैं, जंगली जानवर हंटिंग करते हैं, छातू कलेक्ट करते हैं, जंगली पत्ते शाक कलेक्ट करते हैं, जंगली फल फूल इतने सारे, वो भी हंटिंग गैदरिंग है पहले से। तो 57,000 ईयर्स पहले वो शुरू हुई, आज ही तक वो चल रही। तो हंटिंग गैदरिंग जब तक चलेगी वो तो बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी है। इसके साथ साथ यार इंसानों को नजर में लगा कि अगर जितने सारे चिड़िया है हर रोज उसको खत्म कर देंगे तो 2 साल में वो खत्म हो जाएगी। जितने सारे जानवर है उसको हंटिंग करेंगे तो 1 साल में खत्म हो जाएगी, कि 2 साल में खत्म होगी। उसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद और हजारों के 10,000 12,000 साल पहले उन्होंने बहुत कुछ कानून, लॉ नहीं, कोर्ट नहीं, उसका समुदाय का कानून, अलिखित अनरिटन रूल्स, नॉट लॉज, रूल्स उन्होंने पैदा किया था। उसका एकदम मुद्दे से 6 किस्म का रूल्स पैदा किया था, घोषित किया था। एक है जहां जहां एनिमल्स जो हंटिंग होता है शिकार, जो हैबिटेट्स है, जहां वो उसको मिलते हैं, पेड़ों पौधों और जानवर जहां मिलते हैं, जंगल हो, पोखरी हो, उसको प्रोटेक्ट करना लगे। उसको प्रोटेक्ट करना, नहीं तो हमारा जो खाद्य सुरक्षा नहीं मिलेगी। हमारा खाद्य के लिए, लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी के लिए यू हैव टू प्रोटेक्ट द हैबिटेट पैचेस। उसके बाद कुछ स्पीसीज पूरा जंगल है, लेकिन 2-1 स्पीसीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गुरुत्वपूर्ण है। वो नहीं होगा तो हमारा खाद्य सुरक्षा नहीं होगा। तो उसी स्पीसीज को, कोई पेड़ों को, कोई जानवर को नहीं मरना, उसके साथ धर्म के साथ जुड़े। अब उसके साथ है बहुत सारे कि मैंने आई वर्क विद 36 इंडिजिनस कम्युनिटीज ऑफ द वर्ल्ड। भारत का 16 आदिवासी समाज में, अमेरिका में 3 आदिवासी समाज, चाइना में 2 आदिवासी समाज और थाईलैंड में 3 आदिवासी समाज के साथ मैं काम किया। उसके साथ काम किया कि मतलब ये नहीं कि हम 5 स्टार होटल में बैठे उसका डांस और नाचा गाना देखें। उनके साथ
जितने सारे शिकार हैं, संग्रह का जो पद्धति है, उस सेक्रेड ग्रोव का जो रिचुअल्स है उसके साथ जुड़े। तो उसके सारे दुनिया में जितने सारे आदिवासी संस्था है, नेपाल में भी को देखा, खवास जो आदिवासी समाज है नेपाल में, उनके साथ में 2 महीने तक पूछता, तो देखा कि सारे दुनिया का आदिवासी समाज को जो शिकार करते हैं, कि मछली पकड़ते हैं, वो सारे एक नियम मानते हैं कि मछली के बारे में बात कर रहा हूं, एक सीजन में कभी नहीं पकड़ेगी, वो सीजन है ब्रीडिंग सीजन। तो बे ऑफ बंगाल में हिल्सा हो गए, बंगाल में हिल्सा, बांग्लादेश में भी हिल्सा हो गए, इलिश हिल्सा फिश, उसको पकड़ने के लिए बारिश के पहले उसका पूरा बंद हो जाए, क्योंकि दैट इज देयर ब्रीडिंग सीजन। तो खवास ने भी दिखाया कि बारिश के टाइम जो हिल स्ट्रीम है, हिल स्ट्रीम में जो छोटे छोटे मछली है, उसका ट्रेडिशन है कि उसी मछली को मत पकड़ना, कारण वो भी ब्रीडिंग सीजन है। उसका ये ध्यान देखा कि अगर ब्रीडिंग सीजन में नहीं पकड़ लेंगे तो अगले साल में कुछ भी मछली नहीं मिलेगी, इसलिए वो करना है। वो हजारों सालों का हैबिट प्रैक्टिस है। ऐसा ही 6 किस्म का रूल्स है। इतने सारे एग्जाम्पल देते हैं कि ये जो प्रजाति है, कोई आदिवासी ने उसको पवित्र सेक्रेट, उसको मत मारना। तो बहुत सारे आदिवासी जो मधुमक्खी, हनी बीज बहुत पवित्र, कोई भी नहीं मरेगा। पेचक, उल्लू, आउल इज ऑल्सो सेक्रेड स्पीसीज। आपका नेपाल में भी banyan tree, sacred species. This green gecko in Andaman, होंगे आदिवासी जो है, उन्होंने एक आइलैंड में, इसको फेल्सुमा एक स्पीसीज है, दुनिया में एक ही स्पीसीज है जो इसी आइलैंड में मिलती है। अब पहले वो और 10 आइलैंड में मिलते थे, लेकिन हमारा मॉडर्नाइजेशन का नाते वो फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो चुकी, वो खत्म हो। लेकिन उनके जो आइलैंड में आते हैं, उसको सिर्फ लिजार्ड के लिए वो एक भी पेड़ नहीं करते। इसीलिए उसी एक ही आइलैंड में दुनिया में एक ही स्पीसीज जो फेल्सुमा है, ग्रीन गेको, वो अभी तक जिंदा है, सिर्फ वो सेक्रेड। इसलिए ऐसा मंकी, हनुमान मंकी, लंगूर, इट्स ऑल्सो इन इंडिया, नेपाल, इट्स ऑल्सो सेक्रेड। ऐसी 100 का एनिमल्स है, 100 का प्रजाति को पेड़ों पौधों है, इसमें कोई ना कोई आदिवासी समाज उनको सेक्रेड समझते हैं, ताकि उनको कोई नहीं मरे। तो ये नहीं है कि कोई हनी बी को खाते हैं, कि उल्लू को खाते हैं, ये नहीं। उनका ध्यान दिया था कि अगर वो रहेगा तो और 10 प्रजाति हमारे लिए मौजूद रहेगा। तो वो है कीस्टोन स्पीसीज, उसको बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज इकोलॉजी। तो कीस्टोन स्पीसीज को चुन के 5000 साल पहले उनको एक्सपीरियंस से, हंटर्स गैदरर्स का एक्सपीरियंस हैंडेड ओवर टू जनरेशंस, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि अगर वो चले जाएगा तो जंगल साफ हो जाएगी, कि हमारा खाद्य सुरक्षा सफल है। ऐसा ही वो तो एक प्रजाति का, अगर वो पूरे हैबिटेट, एक जंगल है, ऊपर से लिखा है कि हेलीकॉप्टर फोक है, तो उसका जो व्हाइट बाउंड्री देखे जा रहा है वो इमेजिनेटिव बाउंड्री, कोई दीवार नहीं है, कोई फेंसिंग नहीं है, लेकिन वहां जो आदिवासी लोगों ने हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये है सेक्रेड ग्रोव, इसके अंदर कोई भी पेड़ पौधों का नहीं कट जाएगा, इसके अंदर कोई एनिमल्स को नहीं मर जाएगा, इवन मच्छर का भी नहीं मना, मच्छर को भी नहीं मारना चलेगा। यह है मना है, सख्त मना है उसी बाउंड्री का अंदर। वो जो बाउंड्री है वो है सेक्रेड ग्रोव, पवित्र जंगल। वो जो पवित्र जंगल है वो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूएसए, कनाडा, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, सारे महादेश में, अंटार्कटिका छोड़ के जितने सारे महादेश हैं, सारे महादेश में ये सेक्रेड ग्रोव थे। अंटिल 2 धर्म ने ये सेक्रेड ग्रोव को अलाउ नहीं करते हैं,
जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। यहाँ जा क्रिश्चियन मिशनरीज और इस्लामिक, बिकॉज इन दोज रिलीजन, उसी धर्म में प्रकृति को पूजा नहीं चलेगा। तो प्रकृति पूजा आदिवासी लोग, नागालैंड, मिजोरम में वो क्रिश्चियन नहीं है, इसलिए उनका सेक्रेड ग्रुप खत्म हो चुकी। लेकिन बहुत जिद की बात है कि 1989 में जब उनका खाद्य सुरक्षा बहुत घटा पड़ा, तो मिजो एल्डर्स, आदिवासी एल्डर्स 89 में एक बहुत बड़ा संगठन की मिलजुल के आलोचना करके, तो हमें क्रिश्चियन हो गया, हम पूजा नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो सेक्रेड ग्रुप जो इंस्टीट्यूशन है उसको हमको रिटर्न करना पड़ेगा। तो 89 से फिर उसको सेक्रेड ग्रुप इंस्टीट्यूशन को रिटर्न लाया, वापस लाया, लेकिन उनका नाम सेक्रेड ग्रुप नहीं बना। उनका नाम दिया था कि सेफ्टी फॉरेस्ट, पूजा नहीं, गॉड नहीं, सेफ्टी फॉरेस्ट। लेकिन सेम इंस्टीट्यूशन, वो सेफ्टी फॉरेस्ट के अंदर एक भी पेड़ पौधा नहीं कट जाएगा, कोई भी मच्छर भी नहीं रहेगा, सेम रूल्स, लेकिन नाम बदल दिया। तो उसके बाद फिर वो खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। ये तो गौतम बुद्ध, आपको पता चलेगा, लुम्बिनी में जन्म लिया था गौतम बुद्ध। लुम्बिनी वॉज अ सेक्रेड फॉरेस्ट। लुम्बिनी में मतलब बुद्धदेव की माता जी, उन्होंने जन्म लिया था, वो भी सेक्रेड ग्रुप। नेपाल का ही और एक नया माहेश्वरी पीठ आपको पता है। माहेश्वरी पीठ में अभी तक वो सिर्फ शिलालिपि है, रॉक इंस्क्रिप्शन। उन्होंने राजा ने या था 610 साल से कि ये सेक्रेड, ये जो खान है, दिस विल बी डायरेक्ट ऑफ ऑल रॉयल टैक्सेस, कोई भी टैक्स नहीं रहेगा। और इसी साल में ही आगामी जितने सालों का जितने राजा हो, परंपरागत कोई भी टैक्स उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। आज तक वो टैक्स फ्री है। नेपाल गवर्नमेंट has kept it tax free even today. This is a tradition, maturity, and this is also a sacred grove. And the first sacred grove in Nepal that I visited was this, maturity. It's a beautiful sacred. And we identified 2 नया species का पौधों मैंने आइडेंटिफाई किया, जो नेपाल का और किसी जगह में नहीं मिलती, सिर्फ माहेश्वरी की सेक्रेड ग्रोव में ही मिलती है। तो हमारा पता है कोई बोटानिस्ट यहाँ रहेंगे तो उनका पता चलेगा, आपका पटने का सर्वे ऑफ इंडिया भी। तो ये सेक्रेड ग्रोव में पूरा ग्रोव प्रोटेक्टेड है, कारण इसके अंदर जितने सारे पेड़ों पौधों जानवर हैं वो भी प्रोटेक्शन। ये है एक सेक्रेड ग्रोव्स का। बंगाल का सेक्रेड ग्रोव में, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में बहुत सारे ऐसा वोटिंग ऑफरिंग्स होता है। कोई डेटी का मूर्ति नहीं है, इमेज नहीं है, लेकिन उसका वोटिंग ऑफरिंग्स देने के लिए हाथी, घोड़े का, टेराकोटा, पत्थर, मेटल, वो सब ऑफरिंग देते हैं। तो यह टेराकोटा का है, तो वो चिन्ह है सेक्रेड ग्रोव्स का, वहां सारे पूजा करते हैं। कोई एक पेड़ों को नहीं, एक पौधों को नहीं, सारे ग्रोव का सेक्रेड। तो गाउसे से एक्सपेरिमेंट किया यूरोप से। गाउसे एक इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर वो रैबिट्स को छोड़ दिया था एक एंक्लोजर में, तो और कोई प्रीडेटर नहीं, रैबिट्स बहुत सारे मल्टीप्लाई किया था, लेकिन उसके बाद एक वुल्फ छोड़ दिया, तो 7 दिन 8 दिन के बाद वो एंक्लोजर में जितने रैबिट था वो खा चुका, खत्म हो। तो 8 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद देखा एंक्लोजर एम्प्टी हो गया, कोई भी रैबिट नहीं। उसके बाद उन्होंने वो एंक्लोजर के अंदर और एक छोटा एंक्लोजर किया था नेट देकर, जो जिस नेट के अंदर वो रैबिट घुस सके, वो आना जाना रैबिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वुल्फ बहुत बड़ा जानवर है, वो नहीं घुस सके। अगर वो एंक्लोजर किया था, कर दिया, तो देखा कि 2 हफ्ते 1 महीना बाद भी 2-1 रैबिट है, खत्म नहीं होती। कारण वो जो रैबिट एंक्लोजर ने जो नेट दिया था ना, छोटा मेस साइज का, उसी के अंदर रैबिट मल्टीप्लाई करते, बाहर नहीं जो है वो खा ले,
लेकिन इंक्लोजर के अंदर जो इंक्लोजर है वहां डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो इंडेफिनिट तक देयर इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द रैबिट विद इन दैट, ऑल्दो द पॉपुलेशन इज वेरी स्मॉल, संख्या बहुत कम है, लेकिन वो खत्म नहीं होगी, एक्सटिंक्शन नहीं होगी। इसीलिए गांव से पूछे इंक्लोजर के अंदर जो इंक्लोजर उनको बोला रिफ्यूजियम, और रिफ्यूजियम के अंदर अगर वो कोई हैबिटेट में आप रिफ्यूजियम कर देंगे, बना देंगे, तो जितने सारे प्री एनिमल्स हैं वो सारे बढ़ जाएगा, वो खत्म नहीं होगी, रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। ये आविष्कार हुई 1930। उसी के बाद जितने सारे नेशनल पार्क, सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, टाइगर सेंचुरी जितने हैं वो गांव से जो बनाए हैं वो है सेंचुरी, नेशनल पार्क, उसके अंदर कोई प्रेडेटर नहीं घुसेगा, इसलिए वो उससे बढ़ जाएगा। लेकिन 1930 के बाद 20th सेंचुरी में हमें नेशनल पार्क सेंचुरी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा आदिवासी लोगों ने 5000 साल से उसको ही बात करते थे सेक्रेड ग्रोव के नाम। उनको सेंचुरी नहीं बताया, उनको नेशनल पार्क नहीं बताया, रिफ्यूजियम नहीं बताया, उन्होंने बताया क्या, गौतम बुद्ध का सेक्रेड ग्रोव। आज हमें मान्य किया कि आदिवासी लोगों का जो संस्कृति थे वो जंगल को रक्षा करने के लिए, जंगल के अंदर जितने सारे पाने पेड़ पौधे जानवर है उसको नहीं मानने का, वो है सेंचुरी का रिफ्यूजियम थ्योरी का एप्लीकेशन 5000 साल पहले। दिस इज हाउ वी आर लर्निंग फ्रॉम द नेटिव, फ्रॉम इंडिजिनस पीपल। मैथमेटिक्स जो हमारा एक काम है उसका मैथमेटिकल मॉडल से कितने सारे, कितना साइज होगा, कितने एनिमल्स के लिए, ये अभी सेक्रेड ग्रोव अंतर्जातिक स्वीकृति ला गया। IUCN ने उन्होंने पब्लिकेशन किया था इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेड ग्रोव, सेक्रेड नेचर, सेक्रेड ग्रोव, सेक्रेड पॉन्ड्स, ऐसा भी बहुत सारे संरक्षण के लिए वो इंटरनेशनल हेरिटेज, ह्यूमैनिटीज हेरिटेज ऐसे उसका तकमा लगाया। ये बांग्लादेश का एक 300 ईयर ओल्ड बैनियन ट्री, तो उसके 300 ईयर के अंदर तो ब्रिटिश थे, उसके बाद पाकिस्तान हो गया, उसके बाद बांग्लादेश हो गया, तो उसके पहले तो बुद्धिस्ट थे, तो उसका बुद्धिस्ट कम्युनिटी, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद मुस्लिम आए, उसके बाद ऐसा तो गवर्नमेंट चेंज हो गया, पॉलिटिकल रेजिम चेंज हो गया, रिलीजन चेंज हो गया, लेकिन पेड़ों एक ही जगह में है। सारे कम्युनिटी वो रिलीजन बदल हो गया, रेजिम बदल हो गया, गवर्नमेंट बदल हो गया, लेकिन उसको कोई नहीं कर। ये है कम्युनिटी का स्ट्रेंथ। तो ये और एक हमारा आविष्कार है कि भारत में एक स्पीसीज है, इसका लास्ट स्पेसिमेन मैंने आविष्कार किया था, वाइटेक्स ग्लैब्राटा। तो एक ही स्पेसिमेन था सारा भारत में, तो 10,500 स्क्वायर किलोमीटर को सर्वे का बावजूद उसका कोई दूसरा कोई स्पेसिमेन नहीं है। तो उसका टिश्यू कल्चर से मैं बचाया हमारा लेबोरेटरी में। Botanical Survey of India, National Bureau of Plant Genetics, they never bothered about it. So finally, I made this one in my own lab. टिश्यू कल्चर से दो चाहिए उसको बनाया गया अभी, और हमारा बच्चे न बढ़े तो ऐसा आउटडोर स्पीसीज के बच्चा है। लेकिन जब तक उसको काट दिया था वो एक सेक्रेड ग्रोव में ही था, जंगल में नहीं थी, एक सेक्रेड ग्रोव के अंदर वो थी। उसके बाद वो गांव का आदमी मॉडर्न हो गया, एजुकेटेड हो गया, उसको सुपरस्टिशन बता के उसको पेड़ों को काट दिया, और पेड़ आज नहीं। तो लास्ट स्पेसिमेन है हमारा फार्म में ही है, भारत में सारे साउथ एशिया में एक ही जगह में एक ही स्पेसिमेन अभी जिंदा है। लेकिन ऐसा बहुत सारे है, चिलापाता एक है, पोखरी माई सेक्रेड ग्रोव है, पॉन्ड भी है, कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट, वहां से भूटान से लोग आते हैं, नेपाल से आते हैं, बहुत सारे लोग। बुद्ध पूर्णिमा, तो बैशाखी पूर्णिमा वो एक फेस्टिवल होता है, सेरेमनी होता है, तो वहां सारे लोग जाते हैं। ये करीब 1400 ईयर ओल्ड सेक्रेड ग्रोव, they are actually recorded carbon dating.
तो वहां जो पोखरी है वहां बहुत सारे कैटफिश है। तो ये ऐसे कैटफिश है, अगर आपका अंगुली पानी का सरफेस में छूने के साथ साथ वो सरफेस पूरा कवर हो जाएगी कैटफिश से, और आपको अंगुली से वो टच करेगा। कहाँ है हमारा खाना? कोई आदमी नहीं पकड़ते हैं उसको, कोई फिश को पकड़ते नहीं है। उसका संस्कृत ऐसे है कि आप इंसान में जाते हैं, उसको मूली, चावल, रोटी, बिस्कुट ऐसा खिलाते हैं। तो अगर आप खाली हाथ में टच करेंगे तो आपको ऐसा करें हमारा खाना कहाँ है। इतने सारे लवली अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड फिश और किसी पोखरी में नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई पोखरी नहीं है कि माछ आके वो रिक्वेस्ट करते हैं हमको खिलाना और ह्यूमन उनको खाते नहीं, पकड़ते नहीं। ये है सेक्रेड ग्रोव का ही अर्थ। उसके साथ वो सिर्फ इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, उसका कल्चरल वैल्यू है, लव एंड रेस्पेक्ट फॉर नेचर। उसको इकोलॉजी में बायोफिलिया कहा जाता है। बायोफिलिया, लव एंड रेस्पेक्ट फॉर नेचर। सेक्रेड ग्रोव का ये सिर्फ खाद्य सुरक्षा तो एक है, उसके साथ साथ लव एंड रेस्पेक्ट फॉर नेचर, बायोफिलिया भी जुड़े। उसका एक सुंदर उदाहरण है वो पोखरी माई है। बालेश्वर मंदिर में एक पोखरी है, शिव मंदिर है। तो पहले वो शिव मंदिर नहीं था, वो बुद्धिस्ट मंदिर थे। उसके बाद राजा शशांक गौड़ का सम्राट थे, उन्होंने बुद्ध धर्म को हटा दिया। उसके बाद शैव धर्म, तो बुद्धिस्ट टेम्पल को शिव मंदिर बनाया। कैसा आपको वक्त जानकारी है? बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बनाया, 1817 को तो हमारा बुद्धिस्ट मंदिर को शिव मंदिर बनाया। तो मंदिर को साथ जो जुड़े हुए जो पोखरी थी वो भी बुद्धिस्ट पोखरी थी, लेकिन अभी वो बुद्धिस्ट से शैव हो गया। लेकिन कल्चर एक ही चल, स्थानीय जो जनसाधन है वो एक ही साथ वो एक ही तरीका का भक्ति कर रहे हैं। कोई एनिमल को, कोई मछली को नहीं पकड़ते हैं। और वो जो कछुआ देखते हैं, टर्टल्स, 2 स्पीसीज का टर्टल है जो फोरग्राउंड में है, वो बहुत कॉमन है, नेपाल में भी बहुत मिलती है। सॉफ्ट शेल टर्टल, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में जो है ब्लैक टर्टल, ये है चेलोनिस नाइग्रिकैंस। This is the last specimen of this species in that pond, in the entire South Asia. No, sorry, this is in India, Nepal, Pakistan. In Bangladesh, there is another one. So there are 2 specimens, 2 populations, last 2 populations. One in this pond in Kuch Bihar, another in Chattogram in Bangladesh. These are the last populations in the world of that species. Why? Because both these ponds, one in Bangladesh, one in Bengal, people never disturb them. They actually feed them, never catch them. Although other turtles they eat from the other ponds, other rivers, they can hunt and they can eat them. Not this pond. Because of that cultural protection, sacred pond, this species is still surviving, and this is the last population because other populations have been eaten out. और दूसरे जो पिछले जो पॉपुलेशन थे उसको खत्म हो चुके, खा लिया, लेकिन इसी पॉइंट्स में अभी तक जिंदा है। ऐसा सेक्रेड ग्रोव छोड़ के आपको मैं नेपाल में गया था, वो जो पशुपतिनाथ मंदिर के पास एक ग्रोव है, वो सेक्रेड ग्रोव नहीं है, पूजा नहीं करते हैं, लेकिन लोगों ने देखा है ये उसका नहीं है, हमारा और एक जगह। हर स्टेट में ऐसा है, इंडिया का स्टेट में, शायद नेपाल में भी होगा, हर गांव में ऐसा कोई ग्रोव है जहां चिड़िया मेटिंग करते हैं, नेस्टिंग करते हैं, है ना। तो नेस्टिंग करते हैं जैसे बहुला, तो दिस आर काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेरन्स एंड स्टॉर्क्स। व्हेन दे आर मेकिंग दिस नेस्ट, जब नेस्ट बिल्ड करते हैं, मेटिंग करते हैं, उसी वक्त कोई भी उसको नहीं मारते हैं, उसको आना नहीं करते हैं, उसको शिकार नहीं करते हैं। ब्रीडिंग सीजन में उसको सारे प्रोटेक्शन देते हैं, ये कल्चरल प्रोटेक्शन। ब्रीडिंग सीजन खत्म हो जाएगी तो आप फिर वो शिकार करने लगेंगे, लेकिन ब्रीडिंग सीजन के जब तक वो
छोटा छोटा चिड़िया नेस्टलिंग्स कैन फ्लाई independently. Until that time they never be hunted. This is biophilia again. But also a tactical consideration. If you kill off all this, अगर आप सब सारे बच्चों को खत्म कर देंगे, सारे अंडों को आप खा लेंगे, तो अगले साल में कुछ भी खाने का नहीं मिलेगा। ये भी पहली कंसिडरेशन। इसलिए जिसको हंट करेंगे वो शिकार को उसका पॉपुलेशन बढ़ने के लिए मौका देते, एक साल पूरा छोड़, इसके बाद 2 से 10 हो गया, फिर हंटिंग। ऐसे ही लेकिन उसके साथ बायोफिलिया भी। अभी मॉडर्नाइजेशन के बाद बंगाल का एक पिक्चर है, ये सेक्रेड ग्रोव थे, पूजा भी होते थे। अभी देखिए एक भी पेड़ पौधे नहीं है, लेकिन मंदिर बना। यह है हमारा मराठी रिलीजन है, लेकिन जिसके लिए रिलीजन बनाया था, धर्म बनाया था, वो नहीं, उसको बोलते हैं हम मॉडर्न हो गया। तो जंगल जब था वो प्रैक्टिकली वो बैकवर्ड था, प्रिमिटिव थे, सुपरस्टिशन था। ये है हमारा साइंटिफिक रिलीजन, कॉन्क्रीट। लेकिन बायोफिलिया सिर्फ आदिवासी लोग और सेक्रेड ग्रुप के साथ जुड़े नहीं। ये दोनों ही शिकारी आदिवासी, एक उड़ीसा का है, एक महाराष्ट्र का है, दोनों ही बहुत सारे चिड़िया को खाती है। तो एक फ्लेचलिंग पेड़ों से गिरा गया था, उसको बहुत आराम से उसको ट्रीट करके, उसको केयर करने के बाद उसका ब्रेक हुआ था लेग, उसको रिपेयर करने के बाद, वो ट्रीटमेंट करने के बाद जब हेल्दी हो गया, उसको रिलीज कर दिया। वो ये है एक नेस्टलिंग ऑफ आउट, तो नहीं खाते हैं, लेकिन वो सेक्रेट है। तो उसको भी चूंकि पालने के बाद 2 महीने के बाद उसको छोड़ देते हैं। लेकिन वो उल्लू का कोई ये नहीं है कि वो जाएगा, वो आराम से उसका हाथ नहीं बैठे हैं कि घर में उसको खाना पाते हैं, मिलते हैं ना, क्यों उड़ेगा, वो नहीं जाता, वो फ्री नहीं होगा, वो कंफर्टेबली वहीं बैठे। ये जो प्यार का जो जुड़े लव एंड रिस्पेक्ट फॉर नेचर, ये सारे कम्युनिटी का, सारे देश में, हमारा साउथ एशिया में, सारे देश में, सारे आदिवासी लोगों की नेटिव पॉपुलेशन में ऐसा अभी बैट्स कोई नहीं खाते हैं, लेकिन उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते। तो ये जो ओरिजिनली बैकड्रॉप था कल्चर का, इस संस्कृति का, वो है रेस्पेक्ट फॉर नेचर और बायोफिलिया। उसका रिफ्लेक्टेड हुआ था कि सेक्रेड ग्रोव्स, सेक्रेड पॉन्ड, हंटिंग एथिक्स, सारे शिकारियों को कोई कानून है कि अगर वो प्रेग्नेंट जो है हिरण, डियर, प्रेग्नेंट सौ, उसका शक नहीं मरना। 1 सालों का छोटा बच्चों को नहीं मरना। कोई चिड़िया का नेस्ट में अगर 3 से कम कोई अंडा होगा तो उसको नहीं कलेक्ट करना, 3 के ज्यादा होगा तो 1 कलेक्ट करेगा। ये सारे हंटिंग एथिक्स कहते हैं। सारे 5 कंटिनेंट में ऐसा ही जितने सारे हंटिंग गैदरिंग है, उसका जो हंटिंग एथिक्स होता है, ये सारा ऐसा ही है। तो वो हंटिंग एथिक्स होता है, कौन सालों का बच्चों को नहीं बनना, प्रेग्नेंट्स को नहीं बनना, ब्रीडिंग पीरियड में वो उसका हंटिंग क्लोज, फिशिंग क्लोज सीजन में, ये सारे का रिफ्लेक्ट, उसका कंसीक्वेंस होता है स्पीसीज प्रोटेक्शन और हैबिटेट प्रोटेक्शन। और उसके साथ और एक कल्चरल है, डायरेक्ट कंसीक्वेंस ही होता है, उसको लिटर्जी कहते हैं। लिटर्जी का मतलब कल्चरल हैबिट्स, उसका डायरेक्ट कंसीक्वेंस नहीं है, लेकिन दैट विल रिफ्लेक्ट योर साइकोलॉजिकल मेकअप। कैसा? ये देखिए, बाएं से जो पिक्चर है वो धान लगाते हैं, हाँ? तो बहुत सारे राइस कल्चर में अगर सुबह में उठने के बाद आप राइस ऐसा एक्टिविटी देखोगे तो दैट इज वेरी गुड ओमेन, शुभ संकेत, आज शुभ दिन। अगर कोई दिन में अगर आप घर से बाहर जाएंगे तो कोई शियाल देखे, सांप देखे, कोई पूर्ण दुग्धपूर्ण घटम
Okay, so any pot filled with milk बहुत अच्छा है, अच्छा संकेत है, good, because milk is a symbol of mother. Milk is a symbol of life, nurturing. तो अगर आप दूध देखेंगे हरा घट, पूर्ण घट, that is very good only. But if you have your heart broken, spilled milk is very bad. You start your day before your beginning your work. Before the beginning of your work, you have spilled your milk. A jar of milk or a glass of milk spilled over. There are hundreds of cultures I have worked with. Everyone considers broken pot of milk or spilled milk is bad only. Similarly, this dead wood, you see the day beginning, it is now someone carrying dead wood. That is bad only. But planting trees, planting saplings is good only. Because in the background of all of this is that nurturing, creation is always bad, always good. Because creating and nurturing life. Anything that is opposite to that, anything that betokens death, killing, murder, dead trees, dead wood, spilled milk is bad. This is called liturgy. So this liturgical thought also shapes our psychology. And this is inherent in all cultures, including in America. In 18 countries I have visited in Europe, all the native cultures, they always still consider this one. Just like, you have the superstitions like black cat is a superstition, unlucky 13. Absolutely no scientific value, all superstition. But these also include these omens and organisms. That has directly biodiversity. Nurture biodiversity, protect biodiversity. These are the reflections in these so-called superstitions. Then comes this biodiversity and cultivation. That is agricultural revolution. Humans have domesticated 410 species of plants that we eat today, including tea, coffee, rice, aubergine, anything that we eat all over the world. And 38 animals that we are domesticated. Domesticated means they did not exist in the world until we domesticated them, until humans created them. I give you an example of dog. You can imagine anything. Horse, donkey. We still have the ancestral wild donkey in Gujarat, Kutch. Okay? We still have the last population of this wild donkey, ancestral donkey. But domesticated donkey all over the world is domesticated. They never existed before until 8,500 years ago. Horses were domesticated just about 8,000 years ago in Mongolia from Przewalski's horse. Cows, there is no wild cows anywhere in the world. No wild goat, no wild sheep. There's ancestral sheep there. But the sheep that we are using as domesticated, the goat that we know today, they all existed after domestication. 10,000 years ago, 9,000 years ago, 8,000 years ago, and all of this. So dog, for example, 17,000 years ago, the ancestral species was Eurasian wolf population. This center, beach meadow, who said सारे किस्म का डॉग्स जो स्पीसीज कैनिस फैमिलियरिस उसको गायब। लेकिन स्पीसीज तो एक हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जेनेटिक डाइवर्सिटी भी क्रिएट किया। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब कितने ब्रीड्स, कितने वैरायटीज। आज का हिसाब से कुत्ते को ब्रीड्स है टोटल 14,000, 14,000 ब्रीड्स का कुत्ते अभी है। पहले और भी थे, लेकिन आज तक जिंदा है 14,000। उसके अंदर है एक सबसे छोटा साइज का है चिहुआ हुआ, वो हमारा शर्ट पॉकेट में घुस जाएगा, चिहुआ हुआ। और सबसे बड़ा साइज का है बोर्सोई, टॉप में बोर्सोई है साइबेरिया का, इतना साइज, छोटा का गाय काफी इतना साइज का वो। लेकिन वो चिहुआ हुआ से बोर्सोई पूरा साइज एक ही प्रजाति। ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना, इतने सारे का वैरायटीज, वो भी इंसानों ने क्रिएट किया। गॉड, नॉट नेचुरल सिलेक्शन, टोटली बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन, मीन्स इन द हैंड्स ऑफ
ancestral people, our ancestors, humans. This knowledge, this piece of wisdom is never taught in South Asia's academics. I have interacted with hundreds of academics in South Asia, particularly professors of agriculture, professors of animal science, professors of biology. They never mention this. They never mention this. The result is that all farmers, किसानों का यह है कि कृषि का विज्ञान जो है वो विज्ञानियों ने लैबोरेटरी में बैठ के लैब कोट पेन के बाद उन्होंने क्रिएट करते हैं। लेकिन हजारों का जो वैरायटीज का धान है, 100 का वैरायटीज को जो सब्जियों है, वो सारे आपका ही इंसेस्टर ने पैदा किया, आपका खुद का हाथ ने सृष्टि किया, लेकिन उसको पूरा बिसार दिया। This is totally forgotten, erased from public memory. Deliberately. Not so in Europe. Europe, America, Latin America, this knowledge is very common. All students know this. But neither students nor professors in South Asia, India, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, they never know. They believe, no, these different breeds of cows, for example, or they are wild cows. Why wild? What's the species? It's the same species. Why do you call it wild? रास्ते को जो पारिया डॉग्स है वो क्या अलग स्पीसीज है? एक ही स्पीसीज है, लेकिन वो क्या जंगल में मिलते हैं? वो भी ह्यूमन हैबिटेट में ही मिलते हैं। जहां इंसान नहीं है वहां धान नहीं है, जहां खेती नहीं है वहां बैगन नहीं लगे, जहां खेती नहीं है वहां गेहूं नहीं है। कोई जंगल में, कोई डेजर्ट में, कोई नदी के पार, कोई आप धान, गेहूं, बैगन, भिंडी कुछ भी नहीं देख सकेंगे in the wild, because they were all domesticated 10,000 years ago. कहाँ का है ये देखिए, एक लिस्ट है। डॉग तो domesticated हो 17,000, goat 10,000, sheep 10,000, pig 7,500. Last animal, अब तो बहुत सारे 38 स्पीसीज है, सिर्फ स्नैपशॉट देते हैं कितने साल पहले उसको डोमेस्टिकेट किया, उसके पहले उसका एग्जिस्टेंस नहीं था दुनिया में, नहीं कहाँ। Last animal that was domesticated was European bunny rabbit, जो अभी domesticated अभी बाजार में भी मिलते हैं खाने के लिए ना, वो bunny rabbit, वो 3000 साल पहले domesticated था। ऐसा ही cross domestication इंडिया में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 10,000 years ago they were domesticated, लेकिन उसका लैंड बेसिस ब्रीड्स, इंडिया है चैंपियन ऑफ दिस राइस। 1,10,000 वैरायटीज एग्जिस्ट करते थे अंटिल ग्रीन रेवोल्यूशन 1965. After 1970, all over Indian subcontinent, the total number is existing is 6,200 varieties, according to IARI estimate. 6,200 left out of 110,000. Okay, 1,10,000 से अभी सारे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल मिलके सिर्फ 6,200 के आसपास। Is this not genocide? Nobody talks about that. There is one tiger being killed. There's a toothache of a tiger and $1 million. A lion being, in distress. Lion का डायरिया हो गया, so यूनाइटेड नेशंस का $1 million प्रोजेक्ट आ गया। लेकिन 96,000 वैरायटीज पूरा एक्सटिंक्ट हो चुकी है। कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, किसी का कोई बात नहीं। इसलिए मैं जब इकोलॉजी, मैथमेटिकल इकोलॉजी थे हमारा PhD, तो मैं कोई भी नहीं काम करते हैं। इसके बाद मैं एकेडमिक्स छोड़ के, नौकरी छोड़ के 1996 से मैं कंजर्वेशन शुरू की। अभी हमारे फार्म में 1,480 किस्म का वैरायटीज हर साल उगा रहा हूँ और हर साल उसका सीड्स किसानों को दे रहा हूँ।
But this is very small enterprise, very small, nothing. In the huge subcontinent, just one farm, one individual cannot finish this, cannot accomplish all of this. I need people's help like you. Everyone's responsibility is. I'm not asking you to conserve hundreds of varieties. If every farmer collects and conserves only दो करके एक वैरायटी करेंगे, सिर्फ राइस का नहीं, बैंगन का 2 वैरायटी, भिंडी का 2 वैरायटी, प्याज का 3 वैरायटी, ऐसा कर सके तो हमारा जो संपदा थे, हमारे जो परंपरागत संपदा थे, वो हो नहीं जाए। वो हमारा मकसद है, वो हमारा ही करना है। तो और एक बात है कि इसका जो हमारा जो बुजुर्गों ने जो बनाया था, लास्ट डोमेस्टिकेशन एनिमल्स को कब हुआ था, बोला 3000 साल पहले। और लास्ट जो पौधों जो डोमेस्टिकेशन किया था दुनिया में, लास्ट पौधों, उसके बाद अब डोमेस्टिकेशन नहीं हुई। कौन है, का अंदाज है? कौन सा पौधों, कौन सा प्लांट की डोमेस्टिकेशन हुआ? वो भी 3000 साल पहले। वो है कॉफी। कॉफी वॉज डोमेस्टिकेटेड 3000 years, roughly 2820 like that. So 3000 साल पहले हमारा लास्ट एनिमल भी डोमेस्टिकेट हुआ, लास्ट प्लांट भी डोमेस्टिकेट हुआ। उसके अंदर आज तक हमें ये तो रॉकेट बनाया दिया, सोलर सिस्टम छोड़ के चला गया। साइंस टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है ना, तो हिरोशिमा नागासाकी का जो पावर था एटम बम का, उसका 10 गुना 20 गुना बढ़ा गया। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया, लेकिन एक भी पेड़ों पौधों, एक भी जानवर 3000 साल के अंदर एक भी नहीं जुड़ी। लास्ट 3000 साल में और एक भी नया पौधा पैदा नहीं, एक भी नया जानवर डोमेस्टिकेट नहीं। क्यों? वो जो साइंस थे 3000 साल पहले खत्म हो गए। आप ये समझिए, घोड़ा, हॉर्स, उसका जीनस इक्वस, गधे, डंकी, वो भी इक्वस, जेब्रा, वो भी इक्वस, तीनों स्पीसीज है इक्वस का। घोड़े को डोमेस्टिकेशन कर दिया, गधे का डोमेस्टिकेशन हो गया, जेब्रा को डोमेस्टिकेशन आज तक नहीं हुई। क्यों? हमारे बुजुर्गों ने, एंसेस्टर ने उसका कोशिश भी नहीं किया, क्योंकि देखा कि डोमेस्टिकेशन के लिए उसका 4 क्वालिटीज चाहिए। जो घोड़े का है, घोड़े का एंसेस्टर के थे, डंकी का एंसेस्टर का था, लेकिन जेब्रा का नहीं है। इसलिए जेब्रा को डोमेस्टिकेशन आज तक नहीं, कोई नहीं कर सकते। ये जो दिमाग में है ना, ये जो इंटेलिजेंस है, ये जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, वो हमारा आज खत्म हो गया, क्योंकि उसको हमें साइंस नहीं कर रही। वो जो 1,10,000 वैरायटीज का धान जो उगाया था हमारे बुजुर्गों ने, उसको साइंस नहीं बोलते हैं। जब उसको खत्म करने के लिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन, डबल ग्रीन रेवोल्यूशन, डीप ग्रीन रेवोल्यूशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसको साइंस बोलते हैं। जितने जल्दी जो 10,000 साल लगाया 1,00,000 वैरायटीज को उगाने के लिए, वो साइंस नहीं है। लेकिन 30 साल के अंदर 1,00,000 को खत्म कर देंगे, वो बहुत सख्त साइंस है। यह है हमारा एजुकेशन का, बिकॉज अदरवाइज जीडीपी विल नॉट ग्रो। अगर आप किसानों के हाथों में, किसानों के जमीन में हर साल बीज उगाएंगे और किसान को एक्सचेंज करके लगेंगे, जैसा 10,000 साल से हुई। हाँ, आपका पास एक बैगन का बीज है, आप प्रतिवेशी किसान की, आपका कोई रिलेटिव को साथ एक्सचेंज करेंगे, जीडीपी नहीं बढ़ेगी। हर साल आपका ही खुद का ही बीज जो है, बीज भंडार, उसको रखेंगे, तो बिजनेस कहां है? इंडस्ट्री कैसे पैसा लेगी? जब तक इंडस्ट्री को पैसा नहीं आएगा, जब तक वो उसका खेती के लिए रासायनिक खाद, कीटनाशक, हर्बिसाइड ये सब नहीं करेंगे, तो इंडस्ट्री कैसे है? जब तक इंडस्ट्री को पैसा नहीं मिलेगा, जीडीपी नहीं होगी। अब साइकिल चलाएंगे तो जीडीपी 1 यूनिट बढ़ेगा। अगर आप बड़ा गाड़ी चलेंगे तो उसका
100 यूनिट्स बढ़ जाएगा, एसी कट जाएगा तो 1000 यूनिट बढ़ जाएगी, अगर पैदल चलेगा तो 0। जीडीपी आपका जो इंडिया डेवलपमेंट का जो संज्ञा है, अल्टीमेटली ये है कैसे जीडीपी बढ़ेगा। जो जीडीपी नहीं बढ़ेगा वो डेवलपमेंट नहीं है। इसलिए क्यूबा में कोई गाड़ी नहीं होते हैं, लेकिन हेल्थ इज 100%, आई मीन एवरीवन इज हेल्थी, 0 infant mortality, 0 maternal mortality, 100% literacy, and absolutely 0 mortality from COVID। Rather, कोविड के लिए क्यूबन डॉक्टर्स ने अमेरिका में भेजा है, लेकिन उसका जीडीपी इतनी कम है वो डेवलपमेंट का मॉडल नहीं हो, उसका राइटिंग भी नहीं करेगा, इवन कम्युनिस्ट पार्टी भी नहीं करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी का उदाहरण होगा चाइना, क्यूबा नहीं, क्योंकि चाइना में सबसे ज्यादा जहरीली पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं, चाइना में सबसे बढ़िया डिफॉरेस्टेशन होते हैं, चाइना में बहुत सारे इतनी डेवलपमेंट हो गया, आपको याद होगा कि 2-4 साल पहले इतनी पोल्यूशन हुआ था ट्रैफिक जैम से। अभी चाइनीज स्पीकिंग में मैं गया था, जो रिच पीपल है उन्होंने कनाडा से एयर खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं कैनेडियन फ्रेश एयर, एक बॉटल $5। तो इतने पोल्यूशन होता है, तो गाड़ी चलाते चलाते वो कनाडा का कैनेडियन है $5 का, कितना डेवलपमेंट। तो ये हमारा है कि, लेकिन जो जीडीपी के उल्टा जो है संपदा बढ़ा गया, बैगन का हमारा फार्म का ही है 32 किस्म का बैगन, एक स्पीसीज लेकिन 32 वैरायटीज। मैं सिर्फ नहीं की, मेरा बुजुर्गों ने की, मैं कलेक्ट कर और उसको उगा रहा हूं, उसको बीज भी दे रहा हूं, इतने सारे बहुत सारे ट्यूबर्स, आलू नहीं ट्यूबर्स, मक्की, ज्वार, बहुत सारे हैं। ज्वार का 250 वैरायटीज है, हमारे पास यही है। धान का तो एक ना 1480 का है, लेकिन आप देखिए कितने सारे, आपको तो खिला नहीं सकता हूं यहाँ, लेकिन सिर्फ कलर कैसा है, साइज शेप ऐसा ही है, लेकिन उसका जो खुशबू है वो तो पिक्चर से नहीं मिलती है, उसका जो टेस्ट है उसको नहीं मिलती है ना, उसका टेक्सचर होता है, एक वैरायटी का एक है। मैं सिर्फ 2 का बात करेंगे। एकदम लेफ्ट साइड में जो है कर्नल, काले धान, नीचे है चावल, ऊपर में धान, नीचे चावल इसका है। जो काली जो है 1 नंबर माइंड से, उसको लगाते हैं, उसको फ्लड टॉलरेंट राइस कहते हैं। 10 फीट पानी में होते हैं, 10 फीट से 11 फीट इसका लगेगा तो पानी उठेगा, वो भी उठेगा। मैक्सिमम में 10 फीट पानी का लेवल, उसका और एक उसके बाद उसका बाली आएगा। तो उसका हार्वेस्ट कैसे करें? आपको 10 फीट पानी का अंदर तो नहीं आएगा, तो आपको उसका नाव के ऊपर, एक बोट के ऊपर चढ़ के उसका हार्वेस्ट करते हैं। ये कोई जेनेटिक इंजीनियर ने पैदा नहीं किया, हमारे बुजुर्गों ने पहले 1000 साल पहले। इसके बाद थर्ड जो है, तीसरी जो है मल्ली साहब, वो है खरा प्रतिरोधी, एंटी ड्राउट टॉलरेंट। बारिश के बाद, ट्रांसप्लांटिंग रोपण के बाद सिर्फ एक बारिश लगेगा, एक दिन का। इसके बाद कोई भी बारिश नहीं, एक बूंद भी बारिश नहीं होगी, कोई इरिगेशन भी नहीं होगी, उसका उपज आएगी। वो है ड्राउट टॉलरेंट। ड्राउट टॉलरेंट मतलब आपका ट्रांसप्लांटिंग के बाद, रोपण के बाद एक बार सिर्फ पानी लगेगा, रेनफेल, एक दिन का बारिश लगेगा, सारा दिन का नहीं, सिर्फ मिट्टी गीला हो जाएगी इसी बस। उसके बाद सारे 2 महीना तक कोई भी पानी नहीं है, इरिगेशन भी नहीं है, उसका उपज है। ये मैजिक भी हमारा बुजुर्गों ने,
मिडिल में देखा है विंग जैसा दाना, देखा ना, जो साइड में इसको वो स्ट्रक्चर है। सारा धान के नीचे देखिए छोटा छोटा तो कोरक जैसा, इसको बोलता है स्टेराइल लेमा। ये जैसा स्टेराइल लेमा सारे धान नहीं है, हर धान में ऐसा स्टेराइल लेमा होता है। तो उसी का स्टेराइल लेमा इतने लंबा हो गया कि धान से बढ़ गया, धान से ज्यादा लंबी है। उसका उपयोग क्या है? कुछ नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ का एक किसान बोले कि दुनिया में आप किसी के पास ऐसा धान नहीं है, नहीं करेंगे। दिस इज द प्राइड। उसका बाजार में कितना भाव है उसका ऊपर नीचे चर्चा नहीं है। दुनिया में आप किसी के पास ऐसा नहीं है, इसलिए हम कर रहे हैं। तो हजारों साल से छत्तीसगढ़ का जो आदिवासी किसान ने वो अभी रहते हैं, इसका मुआयना नहीं करते और किसी जगह में उसका पंखी राज कहते हैं। तो घोड़ा है ना दाना वाला, तो ऐसा पंखी राज। हमारा लैब में जब टेस्ट किया था बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उनके उसके चावल में बहुत ज्यादा का जिंक। अभी तो जिंक फोर्टिफिकेशन के लिए बहुत सारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में चल रहा है, लेकिन हजारों सालों से वो जिंक भरपूर है किसी का दाम। तो किसान नहीं जानते थे, वो सिर्फ जानते थे कि इसका बहुत पुष्टि होता है और ये स्पेशल राइस है। और एक है, बहुत सारे हैं। तो उसके बाद जो है काला चावल है, क्या काला भात, काला चावल जो उड़ीसा का धान है, जो चावल जो काला है उसका जब भात बनाएंगे, राइस पकाएंगे, वो चावल भी भात भी काला होता है। हाथ आपको तो चावल होता है, भात होता है, राइस व्हाइट ना, व्हाइट राइस, उसका ब्लैक राइस। और एकदम लास्ट जो है वो पर्पल, अगर पकाएंगे कुकिंग के बाद उसका पर्पल कलर। तो पर्पल राइस, ब्लैक राइस, उसका अंदर बहुत हाई एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब एंटी कैंसर, कैंसर प्रतिरोधी जो केमिकल्स है इसको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। एजिंग प्रिवेंट करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड से बहुत सारे हैं। तो ये सारे हमारा ये ड्राईलैंड राइस का एक दाल देखिए पूरा खड़ा है, कोई इरिगेशन नहीं है, एकदम ड्राई लैंड है। आप मिट्टी को भी देख सकते हैं, वो क्रैक हो गया ना, लेकिन देखिए घटा नहीं है। तो ये है जीरो इरिगेशन ड्राउट टॉलरेंट राइस। और उल्टा है फ्लड टॉलरेंट राइस। ये जो देखते हैं, जो वो किसान है साउथ बंगाल का, उनको गिफ्ट दिया था, उन्होंने फोटो किया, बाकी सब हार्वेस्ट हो गया, एक राख दिया था हमारे फोटो के लिए। तो उसका डेप्थ है 11 फीट पानी का। तो वो स्विमिंग करके किया, उसका पकड़ के बोलते हैं। तो 11 फीट है हाइट। तो ये है फ्लड टॉलरेंट राइस। ऐसा बहुत सारे सैलिनिटी टॉलरेंस की है। समुद्र के पास, समुद्र के किनारे जितने सारे सुंदरबन इलाका, तमिलनाडु, केरला, गोवा है, वहां का बुजुर्गों ने स्पेशल कुछ राइस बनाया था, उगाया था, जो समुद्र के पानी जब आएगी बाकी घास भी मर जाएगी लेकिन धान नहीं बचेगा। सॉल्ट टॉलरेंट राइस। इस सॉल्ट टॉलरेंट राइस के लिए हमारा स्वामीनाथन फाउंडेशन बहुत सारे $1 मिलियन स्पेंड करते हैं। उसको जीन माइनिंग करते हैं, जीन ढूंढते हैं, कहां है इसका जीन। अभी तक सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने 2000 साल पहले उसका आविष्कार कर दिया। Already in my own collection there are 14 varieties of salt tolerant rice. 14 varieties. So it's only in my collection. There are many others which is not in my collection. So in one farm you have 14 varieties of salt tolerant rice, 22 varieties of drought tolerant rice, and 15 varieties of flood tolerant rice in my own collection. There must be many more. And then micronutrients. We have, fortunately I have my laboratory, which was gifted by my friends, and that is the only laboratory in this South Asia which is
analyzing all the nutraceutical properties, nutritional properties like and metal content, vitamin content, antioxidant contents, and so on. And we discovered, we have so far analyzed 550 varieties को एनालाइज किया, देसी varieties. इसके अंदर नेपाल का भी 2 varieties है. तो लास्ट लाइन में देखिए IR681442B223, बहुत लंबी नाम है, उतना होना चाहिए क्योंकि वो तो IR का है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां से IR36 कब आया है. तो उन्होंने पब्लिकेशन किया, ये जो नया वैरायटी जेनेटिकली मॉडिफाइड आयरन फोर्टिफाइड राइस, उसी चावल के अंदर लोहा है. वो डिमांड करते हैं कि ये दुनिया में एक ही चावल है जिसमें बहुत सारे 3rd जनरेशन आयरन फोर्टिफाइड है. उसका आयरन लोहा कैसा है, 8.9 ppm, दैट इज 1 kg में 8.9 मिलीग्राम, मान लीजिए 9 मिलीग्राम, 9 मिलीग्राम लोहा आएगा. इसके कंपेयर कीजिए हमारा देसी कितने वेराइटीज है, 60, 80, 130, 150. ठीक है, कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं है, एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं कोई. जो लंबी जो नाम है उससे डेवलपमेंट के लिए IRI मोनसांटो कंपनी ने जुए के उसको पैदा किया. उसके लिए खर्चा हुआ $20 मिलियन. तो 20 मिलियन, $20 मिलियन जिसमें खर्चा हुआ, उसका नाम तो लंबा ही होगा ना, कितना लंबा. लेकिन बाकी जो देसी वैरायटी देखिए ना, छोटा छोटा केलास, बाईसूरी, जलकमी, छोटा छोटा नाम है, लेकिन उसका 30, 60, 80, 150 ppm. तो कॉमन सेंस क्या है, अगर आपका लोहे का डेफिसिट है, एनीमिया होगा, तो कौन चावल खाएंगे, कोई देसी चावल खाएंगे इसमें लोहा है. लेकिन कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन अमंग पॉलिसी मेकर्स. मिनिस्ट्री और पॉलिसी मेकर्स को जो ये है उसमें कॉमन सेंस बहुत खटा है. उनका कॉमन सेंस में होगा नहीं, वही IR मोनसांटो का चावल निकल, क्योंकि GDP बढ़ेगा. सेम बात. तो अगर वो किसानों ने हर पैकेट में 200 रुपया से खरीदेंगे तो GDP बढ़ जाएगा. और फ्री में इतने सारे आएगा, आपका इलाज हो जाएगा एनीमिया को. वो कॉमन सेंस नहीं, इकोनॉमिक कॉमन सेंस नहीं. ठीक है, मैं कभी करेंगे 2-3 उदाहरण दिए के बाद. ये हमारा एक पेपर है 2017 में आविष्कार की. एक चावल मेडिसिनल चावल थे बंगाल का, गरीब चावल. दिस इज द ओनली राइस इन द वर्ल्ड जिसमें चांदी मिलती है, सिल्वर. हर ग्रेन में चांदी मिलती है. तो हमें 3 जगह में, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और IIT मैड्रास बंगाल, हमारा ने साइमल्टेनियस कार्य किया. एक ही रिजल्ट है हमारा लैब में भी, IIT मैड्रास में भी. उसके बाद हमने पब्लिश किया. ये जो पब्लिशेशन जो फोटो दिख रहा है वो है फोटोग्राफ ऑफ दी एटम बाय एटम डिपोजिशन ऑफ सिल्वर. राइस का लेयर्स में सिल्वर एटम डिपोजिशन कैसे हुई उसका इमेज है. तो गरीब साल जिसने चांदी मिलता है उसका नाम है गरीब साल. तो अभी मैं ढूंढता हूँ भिखारी साल कहाँ मिलेगी, उसने सोना मिलेगा. तो ये हमारा बुजुर्गों ने आविष्कार किया. और एक पिछले साल में आप जो सर्टिफाइड नेलेसूरी है हमारा लैब में आविष्कार किया, वो भी पब्लिश हो गया साइंस में. 42 वेराइटीज हमें देखा, टेस्ट किया था 200 वेराइटीज को. उसके अंदर 40 वेराइटीज मिली जिसके अंदर 2 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिली, 2 एसेंशियल ओमेगा-3 फैटी एसिड जो मदर्स मिल्क में मिलती है. मदर्स मिल्क में ही मिलती है. और इसीलिए गाय का भी मिलते हैं, लेकिन गाय का दूध जब बॉयल करेंगे बच्चों को खिलाने के लिए, बॉयल करने के बाद वो ब्रेक डाउन होता है. तो मदर्स मिल्क तो बॉयल नहीं करता है, डायरेक्ट पिलाते हैं बच्चों को. तो उसी से जो 2 एसेंशियल फैटी एसिड्स आते हैं
these are essential for brain development of the infant. बच्चों को 3 महीना तक जो ब्रेन डेवलपमेंट के जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं वो 40 राइस वेराइटीज में भी मिलते हैं। हमारे तो बहुत तज्जब होती है राइस में क्यों आए, मिल्क में नहीं मिलती। तो हम इसी पेपर में हमें सुझाव दी कि जिस बच्चों को माँ नहीं है, कि माँ का दूध का कोई प्रॉब्लम हो, तो उसका जो बेबी फूड जाते हैं ना आर्टिफिशियल, उसमें तो कुछ भी नहीं मिलेगी। तो हमें सुझाव दी कि ये जो 40 वेराइटीज है उसका कोई वेराइटीज को पाउडर करके वो बेबी फूड के साथ मिलने से वो भी आ जाए, ताकि वो बच्चों को कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट कंटिन्यू करे। तो ये भी चावल में वो कैरेक्टर भी किसानों ने ऐसा बताया नहीं कि इसमें वो एसेंशियल फैटी एसिड है, ओमेगा 3 फैटी, कुछ पता नहीं। लेकिन हजारों साल के 100 साल से जो आदिवासी किसानों ने कर रहे थे, वो बोलते हैं कि ये बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। उसका जो स्टार्च है ना, फेन, वो फेन स्टार्च आफ्टर कुकिंग, बच्चों तो चावल नहीं खा पाएंगे लिक्विड इनफैक्ट, इसके लिए जो चावल का जो स्टार्च वाटर उसको खिलाने से उसका पुष्टि हो जाती है। एम्पिरिकल पॉइंट आज हमने प्रमाण किया कि इसका इतने सारे न्यूट्रिएंट्स है। तो ऐसा कल्चर में बहुत सारे देखिए, चाहे बात के टाइप को रॉ राइस बोलते हैं, मैरिज के टाइप के साथ, लेकिन आपको जानते हैं ना बहुत सारे रिचुअल्स होता है। वेडिंग के टाइम वो आपका पॉप राइस रखते हैं, इवन आफ्टर डेथ यू नीड दैट, डेथ सेरेमनी, वेडिंग सेरेमनी, नेमिंग सेरेमनी, चाइल्ड बर्थ सेरेमनी, अन्नप्राशन अन्न, इट्स राइस ऑलवेज। लेकिन किसी में कौन वैरायटी का राइस कौन पूजा में लगेगा, लक्ष्मी पूजा के लिए ये राइस है, उसी के लिए ऐसा राइस है, बच्चों को ग्रोथ के लिए ऐसा राइस है। ये भी हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज थे, अब ये सब खो चुके, फिर मॉडर्नाइज हो गया ना। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन पता लगा, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट किताब में पढ़ लिया, इसलिए वो कल्चर तो सब, लेकिन सारे उन्होंने ऐसा किया था। ये तो बहुत सारे जब सिर्फ हमारा एशिया में, जापान, मलेशिया, थाईलैंड, सारे का कौन सेरेमनी में, कौन महीने में कौन वैरायटी लाते हैं, उसका भी इस हमारा पब्लिकेशन है पूरा 12 वैरायटीज। और उसके साथ तो कल्चर्स है, आर्ट्स है, क्राफ्ट्स है, सारे ये धान के साथ राइस कल्चर के साथ जुड़े। तो ये भी देखिए जो कलर्स है, ये कलर आर्टिफिशियल कलर नहीं है, एक वैरायटी का एक कलर, पूरे कलर देकर 28 वैरायटीज लेकर उसको डिजाइन किया था। एक साउथ बंगाल का एक कैरेक्टर, ऐसा कोई समय चलता है। जो देखिए स्पेशल है, ऐसा कोई चावल देखें, चावल का तो अब देखा सब सारे लंबे, ऐसा देखें शेप, ऐसा उसका फोल्ड हो जाए, उसको बोलता है नॉच बेली, उसे जेनेटिक कैरेक्टर। ऐसा भारत का नेपाल का एक वैरायटी इसका है, और भारत का 8 वैरायटीज है, हमारे पास सारी है। IRRA के पास जो रिकॉर्ड है, इसका टोटल 8 वैरायटीज का ऐसा मिली सारा दुनिया का, उनका रिकॉर्ड है। हमारा कलेक्शन में 11 वैरायटीज मिली, जो IRRA का रिकॉर्ड भी नहीं है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने ये उसको पेश किया। तो उसका काम क्या है, इसका बहुत हाई यील्डिंग होता है, और दूसरा है ठीक, और दूसरा है I'm sorry, I'm taking a bit longer than perhaps you're all impatient now, but I'm finishing now. The other one is that. So these are all the characters developed by these indigenous people with unique nutritional properties, which are not detected. We are beginning to get this. But farmer किसानों को और जो ज्ञान था उसको रखने के लिए, सिर्फ रख रखाव करने के लिए जो ज्ञान था, उसका करेक्टर्स पहचानना। तो ये जो नोट्स और इंटर नोट्स का हर एक वैरायटी का हर एक कलर, कोई ग्रीन का है, गोल्ड कलर का है, पर्पल कलर का है, एक वैरायटी का एक कलर। कोई किसान है आपको देखा है, आपका जो वैरायटीज है उसका क्या कलर है, आपका जो धान लगाते हैं उसका क्या क्या कलर का नोड है, इंटर नोड है,
उसका धान का क्या प्रॉपर्टी है, हमारे बुजुर्गों का ऐसा नॉलेज थे, लेकिन मॉडर्न फार्मर्स ने उसको नहीं देखता है। फूल कब आते हैं, कौन डेट में आते हैं, हर वैरायटीज का एक एक निर्दिष्ट डेट है, वो सारे रिसर्च है। दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ कल्चर, एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कल्चर एंड राइस कल्चर। अब प्याज को बोल दीजिए, अब तो हर रोज प्याज खाते हैं, कटते हैं किचन में, है ना, हर रोज। अब दीदी माँ भी हर रोज तो किचन में कटते हैं। देखे हैं आपका प्याज का वैरायटीज क्या है, एक वैरायटी है होगा सिंगल सर्कल मोनोसेंट्रिक, और दूसरे है मल्टीपल है, दो भी होगा तीन भी होगा अंदर में। इसका मतलब है एक एक वैरायटी का एक एक स्पेशल। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा आइडेंटिफाई करने के बाद उसको सेपरेट करके, ये एक वैरायटी है, दो जो है वो और एक वैरायटी है, तीन जो है वो और एक वैरायटी है, उसको अलग करना ये किसानों का, बुजुर्गों का मकसद थे। हजारों सालों से उन्होंने उसका जेनेटिक प्यूरिटी मेंटेन किया था। आज चला गया, क्योंकि सब तो बाजार से लाते हैं, जो भी बीज लगेगा, बीज कंपनी है, क्यों रखेंगे। इसके लिए हमारा जो ज्ञान था, परंपरागत ज्ञान, हम जब कल्चर के बारे में सब परंपरागत ज्ञान करते हैं, लेकिन परंपरागत ज्ञान का उदाहरण होता है सिर्फ गीत, कैसा गाना है, कैसा नचना है, वो छोड़ के जितने सारे ज्ञान है वो सबको भूल गया, सब सर। एक किसान का खुद का परंपरागत ज्ञान, ये हमारा मकसद है, इसको रखा हुआ। इसका कमिटमेंट तो नहीं होने से हमसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का बहुत लंबी लंबी पेपर्स पढ़ेंगे, लेकिन कंजर्व नहीं होगी, वो सब बाजार से खरीदना पड़ेगा, आज जीडीपी बढ़ जाएगा। तो इसके साथ तो एक्सचेंज, मार्केट का ऑल्टरनेटिव है, एक्सचेंज होती है, जो सीड बैंक, वहां से फ्री डिस्ट्रीब्यूशन टू एवरीवन, और जो हमको फ्री को नहीं पाते वो फार्मर टू फार्मर एक्सचेंज सेकंड स्टेप। इसको आपको हमारा अनुरोध है कि हर किसान को ऐसा एक्सचेंज के ऊपर, आदान प्रदान के ऊपर कल्चर बने।